हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शॉर्ट नोट डिस्कस करने वाले हैं। साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट नोट के साथ साथ क्या होगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहे हैं ये भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक से लेते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट टॉपिक है इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर मेरे पास एक एरिया दिया है, इसमें से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? एन बी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में होता है? नॉर्मल किस पे? एरिया वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है, ठीक है। अब याद रखो, एरिया वेक्टर, अगर आपके पास एरिया ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा अपवर्ड्स आएगा एरो पॉइंट्स में। तो हमेशा एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एंड फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द थीटा। तो याद रखना है यहाँ पे हमेशा जो एंगल किसके साथ लेते हैं हम, एरिया के ऊपर जो नॉर्मल होता है उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, उसके साथ एंगल लेना है, ठीक है। फॉर्मूला कितना है? एन बी ए कॉस थीटा। एन क्या? नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया हो गया, थीटा इज एंगल बिटवीन क्या होगा, बी और ए, ठीक है। इसको हम बी डॉट ए भी बोल सकते हैं। ओके कभी मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया रहेगा तो क्लिक नहीं होता, याद रखना उसका यूनिट क्या होता है, वेबर। अगर वेबर में कोई क्वांटिटी दिया है इसका मतलब वो क्या, फ्लक्स दिया है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते, तो साइड में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन कैसे, इट इज जस्ट ओनली फॉर्मूला बेस। तो अगर आपने ये टॉपिक का सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लिया तो भी क्या होगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो क्लियर यहाँ पे। इसमें याद रखना, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया रहेगा तो N1 ले लेना, ठीक है, क्लियर। सेकेंड टॉपिक्स क्या आता है? फैराडे लॉ। फैराडे लॉस क्या बोलता है यहाँ पे कि ईएमएफ इंड्यूस व्हेन फ्लक्स चेंज। अगर आपके पास कोई कॉइल है, उस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज का मतलब या तो बी चेंज होगा, जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एन बी ए, या तो बी चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो थीटा चेंज हो। तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हुआ तो उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसी को बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस। चलो क्लियर, स्टेटमेंट समझ में आया इसका। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, डी फाइव बाई डी टी या फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कौन सा, ईएमएफ कैलकुलेट करने का, तो दैट इज द डी फाइव बाई डी टी, फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइड बाई टी। इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है करंट फाइंड आउट करने के लिए, तो बस ईएमएफ को डिवाइड बाय आई कर दो, V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर। तो यहाँ से हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू कितना आएगा, V बाय आर। तो V मतलब यहाँ पे E, तो E डिवाइड बाय आर, तो अपने पास जो E का फॉर्मूला था उसको डिवाइड बाय आर कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आता आपके पास चार्ज कैलकुलेट करने का, कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। तो चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा फाइव बाय आर, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, ये करंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टी से। फॉर्मूला क्या अपने पास, कभी याद रखने के लिए, Q इज इक्वल टू कितना आएगा, R इंटू टी, ठीक है। तो Q को हमने क्या किया, I को T से मल्टीप्लाई किया, तो ये Q का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको क्या आएगा, ईएमएफ कैलकुलेट का क्वेश्चन आएगा, या तो करंट कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, या तो क्या आएगा, चार्ज कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और दिया कैसे रहेगा, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, पहले इतना था बाद में इतना हो गया। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, बोलेगा बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जस्ट एक कॉइल है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड से 0.2 सेकंड में बाहर निकाल दिया। तो इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड था, बस जब उसको कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या लेना है, जीरो लेना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इस पे, कि आपके पास एक क्या दे रखा है, बार मैग्नेट दिया और एक कॉइल दिया हुआ है, बोलेगा बताओ कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो ये तीन सिचुएशंस वहां बनते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, बार मैग्नेट को क्या होता है, कॉइल के पास में लेके जा रहा हूँ, जब मैं पास में लेके जाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ मतलब बी चेंज हो रहा है, बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज, ठीक है। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अगर मैं बार मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूँ, उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, इसका मतलब फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, एंड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तीसरा केस एग्जाम में आता है कि बार मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं, अगर बार मैग्नेट को रोटेट करोगे तो ये डिस्टेंस किसका फिक्स रहेगा, डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट। और अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज फ्लक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इज ईएमएफ। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, तो आप बोलोगे ईएमएफ इंड्यूस इसमें क्या आ रहा है, जीरो। क्लियर समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें।
आपके पास फैराडे लॉ से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ईएमएफ कैलकुलेशन का, सेकंड क्वेश्चन कौन सा, करंट कैलकुलेशन, थर्ड क्वेश्चन चार्ज कैलकुलेशन, फोर्थ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि आपके पास कोई मैग्नेट एंड कॉइल का अरेंजमेंट दिया है, बताओ उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं। तो याद रखना, अगर बार मैग्नेट ऊपर नीचे हो रहा है या कॉइल से दूर जा रहा है या पास में आ रहा है, उस सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर मैंने बोला मैग्नेट को इतने दूर रखा तो मैग्नेटिक फील्ड समथिंग रहेगा, जब पास में ले जाऊंगा तो क्या होगा, कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, दूर ले जाऊंगा तो डिक्रीज होगा। बट जगह पे इसको रोटेट कर रहा हूं तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल और मैग्नेट चेंज नहीं हो रहा है, तो कॉइल पे गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। उस सिचुएशंस में ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो। क्लियर। पीवाईक्यू में अब बोल सकते हो यही 3 टाइप के क्वेश्चंस। किसने पूछा आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चन कैसे बनते, तो आप बोलोगे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसमें हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया होता है, एक तो याद रखना पीवाईक्यू में लिख दिया रहेगा आपके पास कि आपको क्या रहेगा, पीवाईक्यू में आप चाहे तो मार्क कर सकते हो, आपको बी इनिशियल गिवन रहेगा, बी फाइनल गिवन रहेगा, बी इनिशियल एंड फाइनल, बी इनिशियल एंड बी फाइनल क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और बोलेगा फाइन ईएमएफ या फाइन करंट या फाइन चार्ज। आप बोल सकते हो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, पूरे फॉर्मूले क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एज इट इज मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये पीडीएफ रखा हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल लो, बिकॉज एग्जाम पास में आया तो नोट करने में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक से आपके पास लेंस लॉ। ठीक है, लेंस लॉ पे कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। लेंस लॉ क्या बोलता है कि लेंस लॉ पहले किसके बेस पे था, इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। याद रखना लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सेकेंड है लेंस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ईएमएफ इंड्यूस अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो जो फ्लक्स क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, किसको अपोज करता है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। इसलिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डी/dt। माइनस साइन क्यों लगा रहे, बिकॉज जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। क्लियर, यहां समझ में आ गया। दूसरा, अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, अब बोल सकते हो यहाँ पे आपको याद रखना, ये वाला मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये हो गया पीवाईक्यू का पार्ट्स। ठीक है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको क्या दिया रहेगा, एक कॉइल दिया रहेगा और उसके पास में एक बार मैग्नेट दिया रहेगा, या तो एक कॉइल दिया रहेगा, उस कॉइल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज करेंगे और बोलेंगे कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यार पॉइंट्स में क्वेश्चन कैसा बनेगा, कॉइल के ऊपर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज करेंगे और बोलेंगे बताओ कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन कॉइल में आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या रखना है कि अगर एक्सटर्नल क्या हो रहा है, एक्सटर्नल बी एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है, देन कॉइल बी कॉइल मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल क्या रहेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सटर्नल के अपोजिट में। दूसरा, अगर एक्सटर्नल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहां पे इसको डिक्रीज बोल दो, इंक्रीज नहीं, नाउ इज डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, बी एक्सटर्नल अगर क्या डिक्रीज हो रहा है, तो कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या रहेगा, इन सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है। जब भी आपको करंट कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन मेंशन करना है तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कॉइल के एक्सटर्नल के सेम डायरेक्शन में। कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे, क्या एग्जांपल है यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये बार मैग्नेट कॉइल के पास में जा रहा है, अगर कॉइल के पास में जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल खुद का मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, इस जो एक्सटर्नल इसके अपोजिट। अब एक्सटर्नल डाउनवर्ड्स है यहाँ पे, तो कॉइल खुद का मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, अपवर्ड डायरेक्शंस में। क्या देखो, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है। अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल खुद का मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, एक्सटर्नल के अपोजिट में। अब एक्सटर्नल डाउनवर्ड्स है तो कॉइल क्या बनाएगा, अपवर्ड्स। कॉइल अपवर्ड बनाने के लिए क्या, राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, ऊपर की तरफ करंट मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, तो राइट हैंड थंब रूल से करंट किधर आएगा, देखो लाइक ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया मेरे पास ये मैग्नेट करंट है, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बाहर चाहिए तो करंट को कैसे फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मेरे करंट का डायरेक्शन ऐसा क्लॉकवाइज है
तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इनसाइड। पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में पढ़ा हुआ है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रोटेट करोगे एंड जो थंब रहेगा किसका डायरेक्शन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो यहाँ समझ में आया यहाँ पे पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब ऊपर रखना है, तो करंट कैसे आ रहा है, देखो इस तरह से क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। अब बार मैग्नेट ऊपर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल सकता हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो कॉइल क्या बनाएगा, सेम डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो ये क्या बनाएगा, डाउनवर्ड्स, तो थंब डाउनवर्ड्स, तो फिंगर ऐसे घूम रहा है, 4 फिंगर ऐसे घूम रहा है, तो क्या होगा, करंट कैसा आएगा, ऐसा, दैट इज अ क्लॉकवाइज। क्लियर समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब बार मैग्नेट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, बट ये साउथ है, साउथ है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से बाहर निकलता है, साउथ से क्या होता है, साउथ में इन करता है, तो ये साउथ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है। तो अब क्या बनाएगा, देखो ये नीचे आ रहा है, इसका फिर क्या मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट, तो अपोजिट कैसे बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये खुद का क्या बनाएगा, डाउनवर्ड्स। तो हाथ कैसे रखो, ऐसे, थंब नीचे आ रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड बन रहा है, तो 4 फिंगर ऐसे घूम रहा है, दैट इज अ क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो क्योंकि मैग्नेट ऊपर जा रहा है, तो ये खुद का कैसे बनाएगा, सेम डायरेक्शन, तो मैग्नेट एक्शन मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो ये कहाँ बनाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। चलो आ रहा पॉइंट समय, 4 फिंगर याद रखना, ये थंब का डायरेक्शन होता है और ये करंट का डायरेक्शन। 4 फिंगर करंट शो करता है एंड थंब क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, तो थंब ऐसे घूम जाएगा, तो सोच क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, ऊपर, और करंट का डायरेक्शन क्या आएगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चंस रहेगा इस पे सिंपल याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल में क्या बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर एक्सटर्नल डिक्रीज हो रहा है तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, सेम डायरेक्शन में। क्लियर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऐसे भी बनते हैं। अब यहाँ पे बार मैग्नेट दे के क्या रखा है उन्होंने, यहाँ पे वायर में करंट दिया है, तो वायर में करंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वायर खुद का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर बना रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ बना रहा है, इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, बी एक्सटर्नल, कहाँ बन रहा है ये, आउटवर्ड डायरेक्शन। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड्स। अब ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये बी एक्सटर्नल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड कॉइल कहाँ बनाएगा, बी एक्सटर्नल के अपोजिट। बी एक्सटर्नल बाहर है तो ये खुद का कहाँ बनाएगा, इनसाइड। इनसाइड बनाने के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसे, थंब ऐसे इनसाइड, तो करंट ऐसे घूम रहा है, सो दैट क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है, यहाँ से बी एक्सटर्नल बन रहा है आउटवर्ड्स, बट ये डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सटर्नल बाहर बन रहा है, तो ये भी क्या बनाएगा, कॉइल में भी क्या बनेगा, बाहर की तरफ, बाहर मतलब थंब बाहर होना चाहिए, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, चलो आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आपको। क्लियर समझ आ रहा है, प्रैक्टिस कर लेना है। 2 कॉइल दिया रहेगा, एक में आपके पास दिया रहेगा यहाँ पे आपको करंट देकर रखा हुआ है, इसमें पूछेगा करंट का डायरेक्शन। चलो, तो 2 कॉइल में से एक में करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा, सेकंड में पूछेगा। अगर अब क्या हो रहा है, दोनों कॉइल, ये कॉइल पास में आ रहा है तो जस्ट करंट का डायरेक्शन अपोजिट ले लेना है, और कॉइल दूर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन दोनों में सेम ले लेना है। ठीक है, अरे पॉइंट समय, अगर कॉइल पास में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो ये अपोजिट बनाएगा। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रहा है, सॉरी कॉइल दूर जा रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन सा आपके पास आए, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो ये कहाँ बनाएगा आपके पास, ये बनाएगा सेम डायरेक्शन में। तो 2 कॉइल अगर दिए रहे, एक में करंट दिया है, दूसरे में करंट पूछ रहा है, अगर दोनों पास में आ रहे तो इसका क्या, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जिसका दिया हुआ है या जिसमें करंट दिया हुआ है और इसमें आपको करंट पूछ रहा है, तो दोनों जब पास में आएंगे तो इसमें क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। दूर जा रहे तो इसमें क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में। चलो, इसको शॉर्टकट में डायरेक्टली याद रखना। लेंज लॉ पे यही क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है। बस आपको किसका क्वेश्चन आएगा, फाइंड द करंट का क्वेश्चन आता है, सर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल। चलो, क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये हो गया लेंज लॉ। लेंज लॉ के बाद आता है ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई आपके पास क्या है, रॉड है, वो रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, इसका क्वेश्चन है। तो याद रखना है, ई का फॉर्मूला VVL होता है, सिंपल। PYQ में जितने क्वेश्चन बस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो एंड आंसर। ठीक है, बस इसमें याद रखना है L क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अगर आपके पास ऐसा सर्कल दिया रहे तो L क्या लेना है, इसके दोनों एंड के बीच का लेंथ। अरे पॉइंट्स में मतलब यहाँ पे L कितना हो जाएगा, देखो V V R, L की जगह पे मैंने क्या लिखा, 2R लिखा है। तो अगर सर्कल रहा
या कोई कर्व पाथ रहा तो उसका स्ट्रेट लेंथ लेना है। तो स्ट्रेट लेंथ मतलब एल क्या आप बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से इनिशियल पॉइंट्स और ये फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन। क्लियर समझ में आ गया। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि बताओ इस रॉड का हायर पोटेंशियल किधर है, लोअर पोटेंशियल क्या है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल से वी को कहाँ मोड़ना है, वी को मोड़ना बी के पास। जैसे यहाँ पे बी अंदर है, वी इस साइड, इसको मोड़ा ऐसे, तो वी क्रॉस बी कहाँ आएगा, ऊपर। तो आपका जो हायर पोटेंशियल होता है, जिस डायरेक्शन में वी क्रॉस वी आता है वहां पे हायर पोटेंशियल। अब जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंने वी को रोटेट कहाँ पे किया, वी को रोटेट किया बी के पास, तो थंब कहाँ ऊपर आ रहा है, मतलब वी क्रॉस बी अपवर्ड आ रहा है, तो ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, हायर, तो ये वाला क्या होगा, लोअर। सेम थिंग यहाँ पे v किधर आपके पास, उधर ऊपर है, b अंदर है, तो v क्रॉस b इधर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल हायर हो गया और ये लोअर हो गया। तो v क्रॉस b, जिस डायरेक्शन में v क्रॉस b आएगा उस डायरेक्शन में क्या आएगा, हायर पोटेंशियल, उसके अपोजिट में क्या आएगा, लोअर पोटेंशियल। चलो याद रहेगा ये, क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ये ट्रांसलेशन हो गया। अगर रॉड रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से ईएमएफ कितना आएगा, तो अगर रॉड ऐसा रोटेट कर रहा है तो ईएमएफ का फॉर्मूला इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे केसेस दिए रहते हैं। पहला केस रॉड हो गया, अगर आपको डिस्क देकर रखा है, क्या देकर रखा है, ये डिस्क है, आप बोल सकते हो ये क्या हो गया, रॉड, और ये हमारे लिए क्या है, डिस्क। अगर डिस्क देकर रखा हुआ है तो डिस्क में क्या आएगा, लेंथ की जगह पे क्या लेना है, इसका रेडियस लेना है। बुक्स वगैरह में इंटीग्रेशन वगैरह किया, आपको इंटीग्रेशन वगैरह करके डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली याद रखोगे हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या रहेगा, आप बोल सकते हो जो ये रेडियस होता है ये रॉड जैसा एक्ट करेगा। क्लियर समझ में आ गया। तो अगर डिस्क रहा तो फॉर्मूला कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, आर लेंथ की जगह पे यूज करना है, रॉड रहा तो लेंथ ही आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास केस ये बनता है कि रॉड को हम बीच में से रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे एंड पे रोटेट कर रहे थे, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे थे, किसी एंड के अबाउट। अगर मैं बीच में से रोटेट करूंगा तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर इस पॉइंट को ए बोल रहा और इसको ओ बोल रहा, तो अगर उसने बोल दिया ए और ओ के बीच में बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो उसको लेंगे वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, ये वाला लेंथ लेना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, ठीक है। दूसरा अगर आपको बोला है ओ और बी के बीच में चाहिए, तो ओ और बी के बीच का लेंथ लोगे, कितना आएगा, वी वी माइनस वी ओ इज इक्वल कितना आएगा, बी ओमेगा एल टू स्क्वायर। अगर इन दोनों एंड के बीच का पूछ रहा है तो दोनों को बस सेपरेट कर लो, इसमें से ये फर्स्ट वाले में से सेकंड को सेपरेट कर लो, आपके पास क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी सी, हाफ बी ओमेगा कॉन्स्टेंट आ जाएगा, बचा L1 माइनस L2 का स्क्वायर, L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर। तो रॉड के केसेस में क्या होगा, किसी एक एंड पे रोटेट कर रहा है तो आपको लेंथ कहाँ से लेना है, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से एंड पॉइंट तक। अब रोटेट इसके अबाउट कर रहा है तो लेंथ कहाँ लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ रोटेट इसके अबाउट कर रहा है तो लेंथ कहाँ लेंगे, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से लेंथ मेजर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहां से कहाँ तक, आउटर पार्ट ऑफ रॉड तक। चलो क्लियर समझ है यहाँ पे। नाउ लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेरे पास क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई साइकिल का व्हील दिया, चलो कैसे करो, ये साइकिल व्हील है, यहाँ पे बहुत सारे क्या लगे हुए, ऐसे स्पोक्स लगे हुए, ठीक है। साइकिल का व्हील कैसा होता है, आपने देखा साइकिल के बीच में जो रॉड लगे होते हैं उसको स्पोक बोलते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे रॉड लगे हुए, या ये व्हील है, इस व्हील में बहुत सारे रॉड लगे हुए, तो उस कोर्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ये क्या था आपके पास, ये क्या है, व्हील है, ये डिस्क था, ये रॉड हो गया, ये भी रॉड है, व्हील है, व्हील में बहुत सारे स्पोक्स लगे रहेंगे तो सभी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये वाले रॉड में ईएमएफ, ये वाले रॉड में, सभी रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सभी ईएमएफ ऐड नहीं करना है, क्यों नहीं ऐड करना, बिकॉज सारे के सारे ईएमएफ आपस में पैरेलल में आएंगे, पैरेलल में ईएमएफ ऐड नहीं होता, सीरीज में ऐड होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे ईएमएफ ऐड नहीं होंगे, दैट इज इक्वल आएगा, एक पे जो ईएमएफ आएगा वही टोटल ईएमएफ आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ऑल रॉड में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज पैरेलल्स, दो आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, और पैरेलल रहेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, ऐड नहीं होता, क्या होता है, एक में जो आए वही क्या होता है, टोटल होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस जो रेडियस रहेगा वो लेंथ हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बस याद रखना, बच्चे कंफ्यूज करके इसको n टाइम्स कर लेते, बोल क्वेश्चन में लिखा रहता है कि n स्पोक्स है, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इसको n टाइम्स कर लेते हैं। तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर इंटू एन नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना है, आ रहा पॉइंट समझ में। चलो क्लियर समझ में आया। ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा क्या होगा, रोटेशन मोशन। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं 99% बस ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलो क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेटर। जनरेटर क्या होता है,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट के बीच में कॉइल को हम ऐसे रोटेट करते, जब इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बनता है वो चेंज होगा। अगर एंगल चेंज हुआ तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। फैराडे लॉ में जो क्वेश्चन बनते थे वहां पे सिर्फ बी चेंज होता था या तो एरिया चेंज होता था। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एंगल चेंज होगा। बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, ओनली क्या हो रहा है, एंगल चेंज होगा। तो एंगल चेंज मतलब फ्लक्स चेंज, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एसी जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला वही एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा बोल दो इसको, कॉस ऑफ कितना आएगा इज अ थीटा, और थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। ठीक है, अब किसने पूछा मैक्सिमम फ्लक्स बताओ, तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म है इसको क्या बोलेंगे, एन बी ए, ये क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है ना। दूसरा, अगर आपको ईएमएफ चाहिए तो क्या हो रहा है, जो फ्लक्स है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ईएमएफ। ई इज इक्वल टू कितना होता है, डी फाई बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, एन बी ए, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन आएगा, बाहर माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, जो डेरिवेटिव का माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इस पे जो क्वेश्चन बनता, 99% क्वेश्चन आता है कि बताओ मैक्सिमम ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या आएगा, ये एन बी ए ओमेगा क्या बोलेंगे, मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जो फ्लक्स है और जो ईएमएफ है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो ध्यान से देखो, ये कॉस है और ये क्या साइन है। कॉस को अगर मैं लिखूंगा साइन के फॉर्म में तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखूंगा, तो दोनों में जो एंगल का डिफरेंस आएगा कितना आएगा, पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस कितना आता है, पाई बाय 2। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, डायरेक्टली याद रखना। चलो, एसी जनरेटर क्लियर हो गया। ठीक है, याद रखना एसी जनरेटर में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे एंगल चेंज दिया रहेगा, और फैराडे में जो क्वेश्चन आएगा उसमें या तो एरिया चेंज हो रहा होगा या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। क्लियर। नाउ दूसरा, सेल्फ इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्स एक क्वेश्चन आता है इससे, सेल्फ इंडक्शन से। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि आपके पास क्या हो रहेगा, जो कॉइल है उस कॉइल में अगर हमने क्या किया, करंट पास किया, तो जो करंट पास होगा उससे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल खुद आएगा तो क्या होगा, कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ इंडक्शन। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्या है सेल्फ इंडक्शन। किसी कॉइल में से अगर हमने करंट पास किया तो क्या कॉइल क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो खुद आएगा, तो जिसकी वजह से उसके अंदर क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करो, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाई डिवाइड बाय आई, फाई का फॉर्मूला पता है एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई डिवाइड बाय आई। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ पे ये डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा आई भी यूज कर सकता है, अगर चेंज इन फ्लक्स आपको दिया तो ये यूज कर लेना। ठीक है, नाउ दूसरा, सोलेनाइड का फॉर्मूला आपके पास, अब सोलेनाइड ऑफ सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोराइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ये तीन फॉर्मूले प्रिपेयर करना, 90% क्वेश्चन ये तीन फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, तो सोलेनाइड का क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन म्यू 0 एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय एल, या म्यू 0 एन स्क्वायर ए एल। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन इस पे बनता है, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनाइड is directly proportional to area, self inductance of solenoid is directly proportional to length। अब यहाँ पे देखो डिवाइड बाय एल लिखा हुआ, तो अब बोलोगे सर लेंथ के साथ क्या लूँ, डायरेक्टली लूँ कि इनवर्स लूँ, तो ध्यान से देखो, अगर मैं लेंथ डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ इसको कांस्टेंट लेके बोला कि एल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रॉन्ग है। हमेशा अगर क्या होगा यहाँ पे, अगर लेंथ के साथ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए तो ये दूसरा फॉर्मूला म्यू 0 एन स्क्वायर ए एल। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। अगर आपने सोलेनाइड का लेंथ हाफ किया तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ कांस्टेंट रहेगा, बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होगा। इसलिए जब भी लेंथ के साथ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना। कौन सा यूज करना, ये वाला। ठीक है, अगर आपको लेंथ क्या चाहिए, आपके पास सोलेनाइड क्या चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर भी बोल सकते हो। एग्जाम में जो 90% क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको पास बोलेगा एरिया पहले इतना था बाद में इतना होगा, बताओ सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा, या नंबर ऑफ टर्न्स पहले इतना था बाद में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, नेक्स्ट टाइम नंबर ऑफ टर्न्स समथिंग हो गया, बताओ सेल्फ इंडक्टेंस क्या आएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्लियर। दूसरा, टोराइड का सेम फॉर्मूला म्यू 0 एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 2 पाई आर। इसमें याद रखना ए क्या होता है, ये सर्कल का एरिया नहीं, ये वाला एरिया। कौन सा, ये जो एरिया, इस एरिया को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इस एरिया ए, हर पॉइंट समय, और इसका रेडियस जो आएगा इसको बोलेंगे स्मॉल ए, और ये जो सर्कल बन रहा है इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनाइड का रेडियस, दैट इज द आर। ठीक है, तो ये ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसका जो रेडियस आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल आर, या इसके एरिया को हम ए से डिनोट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, म्यू 0 एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर क्या है, सोलेनोइड का रेडियस है, और सोलेनोइड के क्रॉस सेक्शन का रेडियस स्मॉल आर है। क्लियर, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एरिया को हमने पाई आर स्क्वायर लिखा, पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2r। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो कॉइल का सिंपल फॉर्मूला म्यू 0 पाई म्यू 0 एन स्क्वायर आर डिवाइड बाय 2, ये याद करना है। अब इस पे जब भी क्वेश्चन बनेगा ये फॉर्मूला याद करना। जब भी आप कहीं पे सॉल्यूशन देखो तो उन्होंने ये फॉर्मूले डिराइव किए, डिराइव नहीं करो, सीईटी एग्जाम में आपको डिराइव करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो ये आपको डायरेक्टली रट्टा मार लेना है। चलो क्लियर समझ में आया। तो ये आपका पहला क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन में फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके पास, सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने वाला। ठीक है, एल को क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो इस पे आता है ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। तो ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आता है, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। वहां पे फैराडे में क्या आता है, डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू पुट करने बाद क्या होता है, ये बन जाता है एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस एल डी आई का मतलब चेंज इन करंट, तो आई टू माइनस आई वन डिवाइड बाई टी। ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्या आता है क्वेश्चन, एनर्जी पे आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टर में, सेल्फ इंडक्टर में लिखते हैं इंडक्टर में ईएमएफ कितना, सॉरी एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है। तो एनर्जी इन इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको हम किसने बोला आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जाता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। कितना होता है, इज हाफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो इस पे एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन कैसे आता है, एनर्जी पे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूले में आपको एल पुट करना है, आई पुट करना है, आंसर्स। कभी कभी क्या रहेगा, आपको सेल्फ इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस, तो आपको यहाँ पे एल कैलकुलेट करके फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो एनर्जी पे जो क्वेश्चन आएगा किस पे आएगा आपके पास, एल हाफ एल आई स्क्वायर। उसमें एल कभी कभी नहीं दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला दिया यहाँ से एल कैलकुलेट करना है, फिर इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलो समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन किस टाइप के बनते, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ दूसरा आता है सीरीज एंड पैरेलल। तो सेल्फ इंडक्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल आपको क्या रहेगा, सीरीज एंड पैरेलल में आपको कॉइल दिया रहेगा, बोलेगा बताओ टोटल सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ रहा है। तो सीरीज का ये फॉर्मूला हो गया, पैरेलल का ये हो गया, सिंपल। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको सीरीज एंड पैरेलल क्या रहेगा, सीरीज में सेल्फ इंडक्टेंस दिया रहेगा और साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया रहेगा। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, मतलब इन दोनों कॉइल के बीच का क्या रखा है, यहाँ पे एम भी दे के रखा है। तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दे कर रखा तब आपके पास फॉर्मूला क्या होगा सीरीज का, एल सीरीज इक्वल टू L1 प्लस L2 ट्वाइस ऑफ एम। ट्वाइस ऑफ हम कब यूज करेंगे, जब ये कॉइल, दोनों कॉइल का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा डायरेक्शन सेम है या अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन रहा तो L1 प्लस L2 2m, और अपोजिट रहा तो L1 प्लस L2 माइनस 2m। याद रखना, जब सेल्फ इंडक्टेंस दिया रहेगा तो अभी m वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्वेश्चन में अगर सेल्फ इंडक्शन नहीं मेंशन किया है तो सिंपल सीरीज का फॉर्मूला कितना आएगा, L1 प्लस L2। क्लियर समझ में आ रहा है। सेम पैरेलल में भी क्या रहेगा, अगर सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है तो आपको कौन सा यूज करना है, आपके पास L1 प्लस L2 इज क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहा तो यहाँ ऊपर माइनस एम स्क्वायर, नीचे माइनस 2m स्क्वायर। नीचे क्या रहेगा आपके पास, इफ L1 एंड L2 क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में दिया रहेगा तो ऊपर क्या आएगा, माइनस, नीचे। बस फॉर्मूला ये, बस याद रखने के लिए, अगर सेल्फ इंडक्टेंस दिया है तो आप ये नीचे वाले फॉर्मूला यूज करोगे। सेल्फ इंडक्टेंस नहीं दिया है तो सिंपल L1 इंटू L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। किस स्टूडेंट इसको ऐसे याद रखा रहेगा, 1/L पैरेलल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो ये दोनों वही फॉर्मूला है, बस मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रखा है, दैट्स ऑल। चलो क्लियर, सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस में 90% क्वेश्चन सोलेनोइड, टोरॉइड एंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है। क्लियर समझ में आया, क्लियर। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे क्या रहेगा, दो कॉइल दिया रहेगा आपको और बोलेगा बताओ यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में होता है क्या, एक कॉइल में से हम करंट पास करते एंड क्या होता है, उसकी वजह से सेकेंड कॉइल में क्या होता है, करंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, ओके चलो। तो म्यूचुअल इंडक्शन में होता है क्या, यहाँ पे एक कॉइल में से हम जब करंट पास करते हैं तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सेकेंड कॉइल से लिंक होगा। जब सेकेंड कॉइल से लिंक होता है सेकेंड में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, जिस कॉइल में हमने करंट पास किया उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेल्फ।
यहाँ पे एक कॉइल की वजह से सेकेंड कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब क्या होता है, सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, एम इंटू क्या आएगा करंट इन फर्स्ट कॉइल, और फर्स्ट में जो ये फ्लक्स आएगा उसको लिखेंगे एम इंटू क्या आएगा सेकेंड। अब बस याद रखना, अगर फर्स्ट में चाहिए तो करंट सेकेंड का लेना है, और सेकेंड में चाहिए तो करंट फर्स्ट का लेना है, बस इतना याद रखो, ठीक है। ईएमएफ में भी क्या आएगा, ई इज इक्वल टू एम डी आई वन बाई डी टी। अगर मुझे ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ किस में चाहिए, सेकेंड कॉइल में, तो चेंज इन करंट किस में लेना, फर्स्ट में। और अगर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट कॉइल में चाहिए तो चेंज इन करंट किस में लेना, सेकेंड में। अरे फर्स्ट में लेना तो क्या, चेंज इन करंट सेकंड का, और सेकंड में अगर चाहिए ईएमएफ क्या होगा, चेंज इन करंट फर्स्ट लेना। एग्जाम में क्वेश्चन इसी पे आता है सिर्फ। अरे पॉइंट्स में कि अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चंस में, और बोलेगा कि बताओ सेकंड कॉइल में करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको फर्स्ट कॉइल में चेंज इन करंट दिया रहेगा। कभी कभी क्या रहेगा कि आपको बोलेगा यहाँ पे कि फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इतना प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड कॉइल में चेंज इन करंट दिया रहेगा, तो आपको पहले उस पहला कंडीशन लगा के पहले एम कैलकुलेट करना है। फिर आपको पूछेगा पहले क्या दिया, फर्स्ट कॉइल में क्या दिया रहेगा, फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ दिया रहेगा और सेकंड में करंट चेंज, तो आपको पहले कंडीशन से पहले एम मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या बोलेगा, नहीं बताओ ईएमएफ सेकंड कॉइल में कितना आ रहा है। दो केसेस दिया रहेगा, मोस्टली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। दो केसेस दिया रहेगा, ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल दिया रहेगा और बोलेगा बताओ ईएमएफ इन सेकंड कॉइल क्या है। तो ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल दिया रहेगा तो पहले आप क्या करना है, एम कैलकुलेट करना। फिर आप ईएमएफ इन सेकंड के लिए क्या करोगे, एम का जो एम कैलकुलेट किया है उसका यूज कर लेना। चलो, तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि म्यूचुअल इंडक्शंस में आपको जब भी ईएमएफ या फ्लक्स चाहिए रहेगा तो जिसमें चाहिए उसके अपोजिट वाले में चेंज इन करंट लेना है या करंट लेना है। क्लियर। दूसरा, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है एम और म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का रिलेशंस, तो एम इज इक्वल टू के इंटू L1 L2। के क्या रहेगा यहाँ पे, L1 क्या रहेगा, सेल्फ इंडक्शन इसका क्या रहेगा, फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्शन L1, सेकेंड कॉइल का सेल्फ इंडक्शन L2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, के इंटू क्या होगा L1 L2। के को बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग। इसका वैल्यू याद रखना, के का वैल्यू 0 कब रहेगा, जब इसमें से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। अगर पूरा का पूरा 100% फ्लक्स लिंक करेगा तो के का वैल्यू कितना लोगे यहाँ पे 1। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि फ्लक्स कंप्लीटली लिंक, फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 कंप्लीटली लिंक विथ कॉइल 2, तो आपको के का वैल्यू 1 लेना है। और लिंक नहीं कर रहा तो के का वैल्यू 0 लेना। तो के का वैल्यू 0 वाला क्वेश्चन बनेगा ही नहीं फर्स्ट से, ठीक है। चलो, क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना, अपने बोर्ड के बुक के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, फिर भी इस पे क्वेश्चन आता है कि दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल दिया हुआ है, ये क्या है, कॉइल है, तो इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा। तो याद रखना, इस पाई म्यू 0 N1 N2 R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2, ये 2025 में आया था, इसके पहले इस पे क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको याद रखना है कि अगर सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉइल का चाहिए तो म्यू 0 N1 N2 R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2, ऊपर क्या लेना, स्मॉल रेडियस, स्मॉल वाले सर्कल का रेडियस, और नीचे क्या लाना, लार्ज वाले सर्कल का रेडियस। सेम किसके लिए आएगा आपके पास, ये स्क्वायर कॉइल है, ठीक है, क्या है ये, स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर कॉइल देकर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा था आपके पास, आप बोल सकते हैं सर्कुलर कॉइल, और ये स्क्वायर कॉइल। जब स्क्वायर कॉइल दिया रहेगा तो आपको अंदर वाले का लेंथ स्मॉल L1, दूसरे का क्या रहेगा, बाहर वाले का कैपिटल क्या स्मॉल L2। तो सेम क्या आएगा, 2√2 म्यू 0 L1 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई L2। क्वेश्चन में हमेशा ना प्रोपोर्शनलिटी पे क्वेश्चन आता है, तो याद रखना अंदर वाले का लेंथ L1 है तो L1 स्क्वायर डिवाइड बाय L2। यहाँ पे अंदर वाले का लेंथ कितना था, रेडियस R1 था, तो R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2। सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी याद रखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस पे एग्जाम में एक ही बार क्वेश्चन अभी तक आया हुआ, बट आ सकता है बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2025 में। चलो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो पहले कॉन्सेप्ट क्या ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर एक आयरन कोर होता है, लेफ्ट साइड पे कॉइलिंग होता है, राइट साइड में कॉइलिंग होता है। लेफ्ट वाले कॉइलिंग को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, राइट वाले कॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी कॉइल्स। लेफ्ट वाले साइड में से क्या करते हैं हम इसको इनपुट देते हैं, और राइट में क्या मिलता है मुझे, आउटपुट मिलता है। ये वर्क किस पे करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। दिख रहा है दो कॉइल, यहाँ पे भी 2 कॉइल्स था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर रेशो का। तो ट्रांसफार्मर रेशो याद रखना है यहाँ पे, के नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, या ईएमएफ इन सेकेंडरी टू ईएमएफ इन प्राइमरी। करंट में उल्टा लिखते, करंट इन प्राइमरी टू करंट इन सेकेंडरी। या तो आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस या इंपीडेंस मेंशन किया रहेगा, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी टू रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी। या देखो यहाँ पे सेकेंडरी टू प्राइमरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी सबके लिए बस करंट में उल्टा है, ठीक है।
अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बोलता है कि आपको प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा, सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा, प्राइमरी का करंट दिया रहेगा, सेकेंडरी में करंट पूछ लेगा, या प्राइमरी का वोल्टेज दिया रहेगा, सेकेंडरी का वोल्टेज पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी दो रिलेशन आपस में इक्वल करना है, और फिर आपके पास क्या रहेगा, तीन टर्म दिया रहेगा, फोर्थ टर्म आपसे पूछेगा। चलो समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या दिया रहेगा, आपको कुछ रिलेशन दिया रहेगा कि प्राइमरी में वोल्टेज इतना है, सेकेंडरी में वोल्टेज इतना है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, बताओ सेकेंडरी में क्या आएगा। बस ये रेशियो में क्या करोगे, कोई भी दो इक्वल ले लेना, कोई भी दो टर्म्स इक्वल लेके उसमें वैल्यू पुट कर लेना। चलो क्लियर समझ में आया। दूसरा आता है इफिशियंसी कैलकुलेट करने का। सिंपल इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100। आउटपुट पावर को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इनटू करंट। तो आउटपुट साइड मतलब सेकेंडरी साइड, तो क्या लिखेंगे, ईएमएफ इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी डिवाइड बाय क्या आएगा, इनपुट पावर मतलब प्राइमरी साइड, तो ईएमएफ इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी। सिंपल फॉर्मूले में वैसी वैल्यूज पुट करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 99% क्वेश्चन किस पे आता है, ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो पर। सिंपल सा क्वेश्चन, स्किप नहीं करना है इसको। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, कोई एक क्वांटिटी मिसिंग रहेगा, बोले कैलकुलेट करो। बस इसमें से कोई भी दो टर्म्स इक्वल करना, जो आपको गिवन रहेगा उसमें से वैल्यू पुट करके निकाल लेना। चलो क्लियर समझ में आया। नाउ इसके बाद आइडियल ट्रांसफार्मर में याद रखना आपको, यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट पावर क्या होता है, इक्वल होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या रहेगा, सेकेंडरी साइड का क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा प्राइमरी से, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। स्टेप अप में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या होता है, प्राइमरी से ज़्यादा, और स्टेप डाउन में क्या होता है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी से क्या होता है, कम। तो अगर उसका और पूछा गया, करंट उसका उल्टा होता है, तो अगर करंट इन सेकेंडरी साइड इज लेस देन करंट इन प्राइमरी साइड, और यहाँ पे क्या कहता है, करंट इज प्राइमरी साइड इज लेस देन क्या होगा, करंट इन सेकेंडरी साइड। चलो क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो आपके पास क्या आएगा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा। तो चेक कर लेना आपके पास वोल्टेज का रिलेशन, हमेशा हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर बनाते हैं आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए। तो अगर आउटपुट साइड का वोल्टेज ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, तो ही पॉसिबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा रहेगा तो, या नंबर ऑफ टर्न्स क्या, नंबर सॉरी ईएमएफ ज्यादा रहेगा कहाँ पे, सेकेंडरी साइड, तो बोलेंगे ये स्टेप अप है। अब वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो रिलेशन में क्या लिखा है, यहाँ पे ये सेकेंडरी टू प्राइमरी और ये प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब वोल्टेज एंड करंट इनवर्सली प्रोपोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट यहाँ पे, अगर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर में डीसी इनपुट दिया रहेगा। अगर डीसी इनपुट दिया, बोला कि यहाँ पे 5 वोल्टेज क्या रहा है, ट्रांसफार्मर में हमने कितना 50 वोल्टेज डीसी अप्लाई किया, तो बताओ सेकेंडरी साइड वोल्टेज कितना आएगा। तो अगर आपने डीसी सोर्स लगा दिया तो वो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता, आउटपुट क्या आएगा, 0। क्लियर समझ में आ रहा है। ट्रांसफार्मर सिर्फ वर्क किसके लिए करता है, एसी के लिए करता है, डीसी के लिए नहीं करता है। क्योंकि डीसी में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बनेगा, इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। और फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो सेकेंडरी कॉइल पे जो फ्लक्स गिरेगा कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। क्लियर समझ में आया। ओके नेक्स्ट वन, यहाँ पे ट्रांसफार्मर वर्क किस पे करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, मैंने स्टार्टिंग बता दिया आपको। ठीक है डन। यहाँ पे लास्ट टॉपिक देखो यहाँ पे, ठीक है लास्ट टॉपिक है, सॉरी नहीं ये ट्रांसफार्मर लास्ट टॉपिक है। ठीक है चलो क्लियर समझ में आया। तो मैं डेली 3 से 4 चैप्टर के क्या करूँगा, आपको यहाँ पे ये शॉर्ट नोट्स अपलोड करूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये शॉर्ट नोट्स रीड करना। अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बनाया रहेगा तो इसको देख के कोई पॉइंट्स आपके पास नहीं रहेगा तो ऐड कर लेना। और आपने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो इसका ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, और जब भी रिवीजन करना इसमें आपको और कुछ एक्स्ट्रा लगा तो इसको ऐड कर देना। ठीक है चलो समझ में आया सभी को। ठीक है थैंक यू, अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करना। चलो बाय।